खबर में खुश आमदीद। मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें रन डाउन और फिर हम कुछ आज खबरें लेंगे मियाँ शाहिद साहब से। पीटीआई के अरकान कह रहे हैं जी हम बहुत बड़ा एक पावर प्ले करेंगे, मगर इसके साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट किया जा रहा है लीडरशिप की तरफ से, या जिस तरह से कहा गया था उनका शायद हम इतने लोग ना ला सकें, ये खबर भी आ रही है। बहरहाल इसके अलावा इदारे किसी भी किस्म की डील करते नज़र नहीं आती और ये बिल्कुल बाज़ नज़र में ठीक लगता है। यहाँ चीज़ें पहुँच चुकी हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता, मगर ये कुछ बहुत ही आगे सिलसिला चला गया है। IMF की अगली किस्त कब होगी वो रिव्यू में डाल दिया है। इसका क्या मतलब है अब बोर्ड डिसाइड करेगा। हमें तो ये ख्याल था कि ये अब हैमर करके इस डील को फाइनल करके तो वापस जाएंगे, मगर ये क्या सिलसिला। और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का वो कज़िया, एक तरफ तो हम जो हमारे साथ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में उस पर बात करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइडन जाते जाते ये क्या एक पागलपन नहीं कह सकूंगा मैं, क्योंकि दुनिया पहले बड़े खतरात में गिरी हुई है कि एक इजाज़त दे दी उसने इसको ज़ेलेंस्की को, या जो यूक्रेन का सदर है, कि ये जो हमारे जो बम्स हैं, ये जो हमारे मिसाइल्स हैं जो कि अंदर जाके दूर तक मॉस्को तक शायद हिट कर सकते हैं, उसको चलाने की इजाज़त है। और हम जानते हैं कि इससे पहले पुतिन कह चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हुई और आपने ये फैसिलिटी उनको दी तो वो ये समझेंगे कि नेटो के जितने टारगेट्स हैं यहाँ पे यूरोप में वो मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे और मैं यूरोप को हिट कर दूंगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा हुई है। ये अमेरिका के अंदर जो इनकी अंदर लड़ाई है, शायद एक दूसरे के रास्ते में कांटे बोने की कोशिश कर रहे हैं और कांटे तो फिर आलमिया के पाँव में बोए जाएंगे। जनाब मियाँ शाहिद साहब, एक तो मैं आपके पास खबर ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस दफ़ा फिर ज़ाहिर स्ट्रेटजी बन रही है, एक बार फिर मुल्क जो है एक इसी किस्म के स्टैंड ऑफ की तरफ जा रहा है। तो क्या खबरें हैं आपके पास? वो भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी बड़ी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग है, अल्लाह ताला सब को हमें हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। क्या खबरें हैं आपके पास? देख काजी साहब, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक तो ये है कि बंदे आएंगे कहां से। बंदे आएंगे तो फिर प्लानिंग होगी। बंदे आएंगे कहां से और कौन लाएगा। आज बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अभी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख बंदा जो आए तो फिर हम कैदी छुड़ा सकते हैं। 1 लाख बंदा कौन लाएगा। अब चंद दिन पहले एक इजलास होता है पेशावर में, वहाँ पर जो है टास्क दिए जाते हैं और कहा जाता है कि MNAs 10,000 बंदा लाएंगे, MPs 5,000 लाएंगे और जो टिकट होल्डर हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी इतनी ही तादाद में बंदे लाएंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे और वो बसों में बिठाकर बंदों को बाकायदा तौर पर इसके इंश्योर करेंगे कि बंदे उनके साथ हैं। उनका खर्चा भी उठाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देंगे। लेकिन वहाँ पर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने भी वहाँ पर जो है वो हदायत दी और उस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है काजी साहब। और उसमें आपने देखा कि कुछ इस्तीफे भी आना शुरू हो गए तंजीमी लेवल पे। वो इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो बंदे तो वो लाएंगे, लेकिन जो लीडरशिप जो है वो बंदे कह रही है कि बंदे लाएं, उनके अपने बच्चे किधर हैं? उनको खुद भी तो आना चाहिए, उनके बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पर इस्लामाबाद में सर्दी है, यहाँ पर खर्चा कौन उठाएगा? यहाँ पर लोग उनका ला के बैठाना किसने है? क्या वो तोड़ फोड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी, मुकदमे होंगे, उन पर जो है मुकदमों का खर्चा कौन उठाएगा? वकील कौन पेश होगा? क्योंकि वकला जो है बाद में तो पूछते ही नहीं है तहरीक इंसाफ वाले। ये बड़ी शदीद तनकीद हो रही है और मुझे नहीं लगता कि बंदे इतनी तादाद में आएंगे जितने वो कह रहे हैं। और प्लानिंग ये है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा जाएगा, यानी चारों तरफ से यलगार होगी। यहाँ पंजाब से भी आएंगे, कश्मीर से भी लाए जाएंगे, मरी से भी लाए जाएंगे, पेशावर से भी आएंगे और जो मारला हिल्स हैं उनकी तरफ से भी आएंगे। का सब 5 बड़े रास्ते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के और 272 छोटे बड़े रास्ते हैं जो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। लेकिन हुकूमत की बड़ी प्लानिंग है। हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत तो डरी हुई है, लेकिन जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, उन्होंने प्लानिंग पूरी कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर ली है। 60,000 शेल्स जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं और इसके अलावा रबर की गोलियाँ भी खरीद ली गई हैं और तमाम जो बारी नफरी है उसको मोटरवे पर तैनात किया जाएगा। कट्टी पहाड़ी पर कुछ गवर्नमेंट वहाँ से आगे किसी भी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। इसकी क्या वजह है? ये जो खत भी लिखा है उन्होंने, ये दूसरा खत आया है, इस पर बड़ी लहदे हो रही है और जो है वो बहुत से जो मैं देख रहा था कि कुछ यानी ज़बानें बदली भी नज़र आती हैं, बाद बड़े बड़े जो बड़े एंकर हैं उनकी। तो ये कोई खौफ का आलम है या ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है? देखें काजी साहब, ये बेजा खौफ है और खौफ ज़रूर है, क्योंकि जो हुकूमत है वो बिदकी हुई है। और वो क्यों बिदकी हुई है? अनजाना सा खौफ है उनको।
वो इसलिए कि कभी वो जो है वो कहते हैं कि VPN जो है वो गैर शरई है, और बाद में खुद ही जो हुकूमती अरकान हैं, बड़े सरकर्दा अरकान, वो कह रहे हैं कि गैर शरई कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म खुद इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गैर शरई इस्तेमाल करते हैं? और जो मोबाइल है वो फिर सारा का सारा वो गैर शरई हो ये गया। भी तो रिडिकुलस है। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे मतलब है कि ऐसे कुछ, मैं तो कहता हूं फिर इलेक्शन भी गैर शरई कर दें, जान ही छुट्टे तो नहीं दे दीजिए। अब मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, ये जो बुनियादी तौर पर इस्तिलाह है, इस पर आप गौर करें। बंदे लाएं, बंदे लाए नहीं जाते, बंदे आते होते। जब मऊ मार्च कर रहा था तो बंदे लाए नहीं गए थे, वो आए थे। जब 68-69 में यहाँ अब्दुल रशीद नामी स्टूडेंट्स जो है वो शहीद हुआ था, जिसके बाद 68 की मूवमेंट बनी थी, बंदे आए थे। आप ऐसा प्रोग्राम देते हैं, आप लोगों के उन दुखी नब्जों पर हाथ रखते हैं, तो फिर बंदे आते होते हैं, लाए नहीं जाते। पहले तो ये इस्तिलाह ख़त्म करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मियाँ साहब, ये भी अब रोज़ रोशन की तरह आया है कि तादमे गुफ्तगू जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, किसी किस्म की डील की कहानी तो कोई नहीं है, लेकिन फैलाई जा रही हैं। और जो एक ख़ास यानी दोनों सोशल मीडिया दोनों अतराफ़ के जो हैं, वो एक हिस्सा जो PTI वाला है वो ये बता रहा है कि शायद कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है, which I don't buy। खत आया, खत गया, बरतानिया से आ गया, बरतानिया को चला गया, अमेरिका को खत लिखा गया। इससे हुकूमत जो है वो डरी हुई है। और वज़ीर आज़म खुद जो है वो आज देखें ना, आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो कमेटी में नहीं आए। कल अब कमेटी का इजलास होगा, और ये भी कहते हुए मैंने सुने हैं कि अब जो हम क्या करें, जो वो खुद करें। भाई कौन करे? आप हुकूमत हैं, आपको करना चाहिए, आपको डील करना चाहिए। लेकिन वो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि वो दूसरी कह रहे हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इससे निपटें। हुकूमत तो खुद निपटें को तैयार नहीं है। मेरा ये तस्वीर ठीक है मियाँ साहब, मेरा ये तस्वीर ठीक है कि लाए जाने वाले या आने वाले शायद इतने ताकतवर नहीं है जितनी गवर्नमेंट कमजोरी शो कर रही है। बिल्कुल कायद साहब, ये तासर आपका ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कमजोरी शो कर रही है। और गवर्नमेंट की कमजोरी इतनी है कि वो खुद हैरान है, जो मुक़्तदरा है वो हैरान है कि गवर्नमेंट को क्या हुआ है। और इस हवाले से गवर्नमेंट के बाज़ अरकान तो ये कहते हुए सुनेंगे कि वो ख़त लिखा गया है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ से क्या आना है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। भाई मुस्तकबिल क्या होगा? आप हुकूमत हैं, आपको एक्ट जो है वो करना चाहिए, लेकिन हुकूमत एक्ट करने को तैयार नहीं है। कभी कदगन फलां पे, कभी कदगन फलां पे, कभी को जो है बिदक के फलां जगह। इस तरह काम नहीं होता। दूसरी जानिब जो है, जो बात का साहब आप कह रहे थे कि डील नहीं होगी, ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है, जो अखबार में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है, कोशिशें की गई हैं डील की, लेकिन साफ तौर पर इनकार हो गया कि कोई डील नहीं होगी। क्योंकि 9 मई पर जो करने वालों के खिलाफ जो हवाले से कोई डील नहीं होगी। आज बानी PTI से भी पूछा गया कि आपने तो कहा था कि अगर कोई कारकुन जो है वो उस CCTV फुटेज में निकल आया तो मैं माफ़ी मांगूंगा। वो यूटर्न ले गए और उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। तो आज अडयाला जेल में ये बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा। तो इस तरह जो इदारे हैं वो कहते हैं कि डील नहीं होगी, क्योंकि 9 मई में जिन्होंने जलाओ गिराव किया था, जिन्होंने GHQ पे हमला किया था, जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया था, जिन्होंने जो हसास तनसीबात हैं उस पर हमला किया था, उनसे कैसे डील हो सकती है? और उनसे कैसे डील हो सकती है जो हर वक्त जो है वो तनकीद नहीं करते, इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। साहब डीलें तो देखे ना, मियाँ साहब से कितनी दफ़ा डीलें टूटती रहती हैं। लेकिन यार बात यह है कि इसको बिलावजह एक ऐसा रंग देना, अच्छा भाई वो आए, उनको एक जगह दे दें, वो जुलूस कर निकालें और घर निकल जाएं। अब वो आ जाते हैं, ये इन्हें रोकना जो है इनके लिए एक मसला बन जाता है। भाई एक रेला आया, थोड़ी देर के लिए निकल के घर चला गया। साहब ये भी तो ओवरकिल कर रहे हैं ना। खराब है, PTI का व्यवहार भी तो खराब है ना, क्योंकि अगर वो आए और 9 मई की तरह जलाओ गिराओ शुरू हो जाए फिर क्या करें? नहीं 9 मई की तरह तो वैसे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, वो तो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इससे। लेकिन ये कि अच्छा चलें इधर आते हैं, क्योंकि 9 मई की भी तो जो अभी क्लैरिटी कोई नहीं आई ना। कुछ करे, बंदे पकड़े, कमीशन बनाए, सामने लाएं, सजाएं दें। भाई हमने कब रोका है? वो भी आप 9 मई को गुजरे हुए कितने मई गुजर गए हैं? 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। शेख साहब ने फिर जो है वो अपनी जंतरी खोल ली है। इसके पीछे क्या चक्कर है मियाँ साहब? इसके पीछे कोई चक्कर नहीं है। शेख साहब जो हैं ट्रेन मिस कर चुके हैं। काजी साहब, शेख साहब जो हैं वो पेशगोइयाँ कर रहे हैं। वो भी उसी तरह जिस तरह हुकूमत डरी हुई है ना ख़तों से, वो भी ख़तों पर जो है वो अपनी पेशगोइयाँ कर रहे हैं। ख़तों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका के और बड़े मसाइल हैं, वो उन मसाइल में उलझ गया है और मज़ीद उलझ जाएगा।
तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पाकिस्तान में ही हल होने हैं, और जो केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं वो अदालतों में ही हल होने हैं। काजी साहब, एक चीज़ है जो ये भी कहा जा रहा है कि जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे 3 बड़ी रीज़न जो है वो सामने आई हैं। एक तो रीज़न ये है कि ट्रंप को जो लिखा गया ख़त है, अमेरिका को जो ख़त, बल्कि ट्रंप नहीं है, अब तो जो बाइडन ही है, उनको जो लिखा गया ख़त है वो एक तरफ तो खत लिखा जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की रिहाई का, एक बंदे की रिहाई का, जो कि बानी पीटीआई हैं, उनका मुतालबा किया जा रहा है। कभी काजी साहब आपने सुना कि ऐसा मुतालबा किया हो कि कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर एक्शन ले अमेरिका? कभी ये मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान में माशी हालात ठीक नहीं है, इस पर जो है वो हमारी मदद करे? कभी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया, लेकिन ये मुतालबे किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये खत लिखे जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये है कि अगर वो यहाँ पर जो है वो अनरेस्ट पैदा होती है तो तवज्जो मरकूज हो जाएगी अमेरिका की और वो कोई बयान दे देंगे, ये बात कही जा रही है। आज देखें, इंसदाद दहशतगर्दी के जज काजी साहब वहाँ पर गए अडयाला जेल में, उन्होंने वहाँ जाके वो नोटिस सर्व किया है 9 मई का बानी पीटीआई को, और उस पर इतराज़ हुआ कि ये जो है वो पहले उनका नाम नहीं था, लेकिन उस पर भी काम शुरू हो गया है। उनको बाकायदा तौर पर आज कहा जाए तो नामजद कर लिया गया है उसमें 9 मई के वाक़यात में, और उन पर फ़र्द जुर्म की जो है तारीख भी दे दी गई है और उस पर भी फ़र्द जुर्म लगनी है। और उसके बाद जो है 190 मिलियन का जो फैसला है वो भी आने वाला है, केस जो है मुकम्मल हो चुका है। तो ये सारे मामलात को अगर अवामल को सामने लाया जाए तो यही समझ आती है, और इतलात भी यही हैं कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके पीछे यही 3-4 रीज़न्स हैं। अच्छा ठीक है, या आप तो चलें, दिस इज़ यू नो रियलिटी कहते हैं ना, इज़ अ पार्शियल व्यू ऑफ द सिचुएशन जो है वो रियलिटी होता है। ये एक कहानी तो ये है, मगर एक दूसरी कहानी भी है भाई, उनकी भी एक कहानी है कि जनाब वो जिस तरीके से ये इन्होंने केस बनाए और फिर उसमें उनको वो मिलती रही, क्या कहते हैं, रिलीफ तो नहीं कहना चाहिए, वो नाराज़ होते हैं पीटीआई वाले हमारे दोस्त कि जी हमें इंसाफ मिला, जिन केस जो केसेस जो है वो सेट असाइड हो गए, बाद में जो है हरिडली इन्होंने वो की थी अपना। लेकिन मियाँ साहब मुझे एक और बात बताएं, ये वैसे थोड़ी सी मैं हट के बात करने लगा हूँ कि कुछ ज़ाहिर है अब इस सारे सियासत और खेल में जो साफ़ी हैं वो भी तो पार्टीजन बने हुए हैं ना, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बाद बड़े डाई हार्ड जो मुस्लिम लीग नून के साफ़ी थे वो मुस्लिम लीग नून पर क्यों तनकीद कर रहे हैं, ये कमज़ोर हैं, ये कम, मैं नाम नहीं लेता, जिसमें एक हमारी मोअज़्ज़ज़ बहन खातून भी हैं और एक तो बहुत बड़े साफ़ी हैं, ये इसकी क्या वजह है, वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं? सब चंद दिन पहले आपने देखा कि चंद दिन पहले तक यही जो सहाफ़ी हजरात हैं ये बता रहे थे कि सब अच्छा है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं, वो बातचीत भी चल रही है, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और अब जो है वो कल से यू टर्न जो है वो सामने आए हैं, और उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, बहुत सी इतलात हैं काजी साहब। वो इतलात जो हैं वो अब अय्यां होंगी तो फिर वो क्या कहते हैं कि पर्दा नशीनों का जो है वो पर्दा रहने दें कि वहाँ पर जो है वो बैरून मुल्क में तालीम कैसे हासिल हो रही है और वहाँ पर जो अमरात कैसे सारा कुछ आगे क्या नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में, तो हमने फौरी तौर पर जो है यूटर्न ले लिया। लेकिन इसमें अच्छा मियाँ साहब, ये नहीं, मैं मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात थी कि वो तो मतलब है कि पहले तो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, और उसके बाद इतनी तनकीद और फिर बड़ा ऐसे अजीब लगता है ना जब लोग एक लाइन से हट के दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ज़रा, IMF की टीम आई, रिव्यू में डाल के वापस चली गई और कह रही है कि जनाब हम फिर ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखेंगे और बोर्ड जो फैसला करेगा। तो फिर हम बैक टू क्या कहते हैं टू जीरो आ गए हैं, फिर दोबारा IMF बोर्ड टू डिसाइड ऑन पाकिस्तान केस, यानी स्टिल इट इज अनडिसाइडेड। दिस इज वेरी अलार्मिंग। देखिए काजी साहब, IMF की टीम ने इस महीने नहीं आना था, उन्होंने आना था फरवरी में, और उस वक्त जो है वो एक रिव्यू होना था, एक जायज़ा लिया जाना था, लेकिन IMF की टीम ने इस महीने आगे छापा मारा। मैं इसको छापा कहूँगा, लेकिन हुकूमत ने, आपने सुना सर के वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि वो सरप्राइज होकर गए हैं कि पाकिस्तान की मईशत इतनी जल्दी जो है वो कैसे इस्तेहकाम पकड़ लिया उसने। लेकिन मामला ये नहीं है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं ना, सरप्राइज होकर गए हैं तो मामला ख़त्म करके जाते हैं ना, यहाँ पर मुकम्मल करके जाते। फिर रिव्यू जो है वो बोर्ड में क्यों लेके गए हैं कि बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि अगली किस्त मिलनी है कि नहीं मिलनी। वो इसलिए कि IMF ने यहाँ पर इतराज़ किया है कि 200 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो क्यों है, उसके अपने अहदाफ जो है मुकम्मल क्यों नहीं किए, और इस हवाले से उन्होंने वजाहत चाहिए, तो वजाहत हमारे पास नहीं थी। मियां साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे
वक्त वक्त काम है ज़्यादा। एक और ख़बर भी चल रही थी कि $700 मिलियन की कोई पंजाब ने इन्वेस्टमेंट की है दुबई में। वो क्या थी, ज़रा अगर आज नहीं है तो कल हमें बता दीजिएगा, वो क्या सिलसिला है और क्या हम सूबे जो हैं अपने तौर पर बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये मुझे नहीं पता, मुमकिन है ये लेजिटिमेट हो, ये हो, अगर इस बारे में आपके पास कोई चीज़ है। और फिर बाद में पेंशन फ़ंड की बात हुई, पेंशन फ़ंड, इस पर भी इतराज़ किया IMF ने मुबैना तौर पर कि जी, बल्कि आया लिखा ये अखबारों में आया कि जी ये आपने पेंशन फ़ंड के पैसे डाल के तो सरप्लस में गए हैं, वरना तो आप नेगेटिव में थे। इस बारे में कुछ है डिटेल या फिर इस पर हम कल बात करेंगे? देखिए काजी साहब, 700 मिलियन की कहानी तो मैं कल पूरी की पूरी आपको बताऊंगा क्या है, क्योंकि उसके लिए वक्त चाहिए और वक्त हमारे पास कम है। आप कह रहे हैं कि वक्त की कमी है, आज इसलिए कल उस पर पूरी कहानी होगी। लेकिन जो सूबे हैं उन्होंने एक कानून हाँ जी बात करें, जी जी जी, उन्होंने कानून साजियां करनी थी और वो कानून साजी नहीं हो सकी। लेकिन दुबई की जो आप बात कर रहे हैं, तो दुबई में जो पाकिस्तानियों के वहाँ पर, मैं इसको वो नहीं कहूँगा, रवैये ही कहूँगा, जो रवैये हैं, करतूत नहीं कहूँगा, वो बड़े अयां हुए हैं। और वहाँ पर जो हमारे पाबंदियाँ लगी हैं वीज़ों पर, और जो पाबंदियाँ लग रही हैं उस पर बड़े अंबार लगे हैं। वहाँ पर जो है वो सफ़ीर से लोग मिले तो सफ़ीर ने जो है वो वहाँ पर अंबार लगा दिए शिकायत के, कि जो वहाँ की हुकूमत के शिकायत उनके पास आती हैं कि वहाँ पर सियासी खेल खेला जाता है, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो गैर कानूनी कामों में पाकिस्तानी मुलव्वस होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पाबंदियाँ लगती हैं। एक बात बताएं, खास तौर पर सियासी, यार वैसे वो भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना, जब पाकिस्तान की गरीब आवाम ने $11 बिलियन वहां इन्वेस्ट किए हैं यार दुबई में। देखे ना, यहाँ के गुरबा ने $11 बिलियन भेजे हैं, उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। उमरा ने किए हैं काजी साहब, जो गरीब लोग हैं वो उनके अलाकार बने हुए हैं, उनको नहीं वहां पर जाके काम करना चाहिए, उनको मजदूरी करनी चाहिए। एक तरफ रेल पेल का आलम देखें $11 बिलियन, और एक तरफ आलम ये देखें कि IMF के आगे हम दस्ते नगर हैं। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक हम इंतहाई जो पॉपुलर होता है मौजू जिस पे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर जनाब तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तनवीर साहब, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, जो अभी हालिया हमारा कह रहे हैं वो वाइट वॉश हुआ है, मगर इससे पहले ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला है, इसमें जो चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि कम वट में ये होगा, और उधर इंडिया हमेशा की तरह। क्या लगता है आपको, ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? देखिए, थैंक यू, सबसे पहले आपने मुझे शो में इनवाइट किया है। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है, उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालबन या नारकली की बात कर रहा था, और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहाँ पे लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है, ये जो उनकी सरकार है बीजेपी और ये जो राइट विंग हिंदुत्वता वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं। जी पाकिस्तान यूं है, भाई आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की। हालांकि सारे कर सकते हैं कि इंडिया में क्या कुछ होता है, लेकिन हम क्रिकेटर हैं, हम मीर भाई वहां तो आग लगा दी जाती है, जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। और आग लगाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की जो सीरीज अभी हुई है, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से इनको टेस्ट सीरीज हराई है, उसमें भी यही था। जब इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती थी तो आपको तालियों की आवाज आती थी, जब न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती थी ऐसा लगता है सन्नाटा है पूरे ग्राउंड में। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद इनको। तो क्या हमें आईसीसीआई में जाकर ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है, तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले हैं, उनको भी हम नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नहीं मिलना चाहिए राइट्स, उनको भी नहीं मिलना चाहिए आइंदा। देखिए बिल्कुल ये सबको पता नुकसान होगा, ये आईसीसी को भी पता नुकसान होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी किसी गली मोहल्ले का कोई इदारा तो नहीं है ना। उसके अंदर आपके क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड आते हैं, वो आईसीसी उसको चला रहा है ना। तो सिंपल सी चीज, सीधी सी बात है, आईसीसी को साफ बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते, या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाएं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके, जो बाहर की और टीम है हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें, हम आपकी जगह उस टीम को ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर हो गए, ये लोग हो गए, कमर्शियल्स में बहुत पैसा, आईसीसी के पास बहुत पैसा, पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी अमित शाह तो बड़ा राइट विंग है, उस पे इसके जो अमित शाह वजीर दाखिला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पर पर्चे हैं, उस पर खुद कहते हैं कांग्रेस वाले, तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुलजिम है उसमें, उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता है क्या है, अभी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरे ख्याल वो भी उसमें है, और इनके जाहिर बात है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं। तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो बात सीधी सीधी ये है, ये खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, ये खुद खराब कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा ये देता हूं कि आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड ले रहे। अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए रोक देते हैं, वहां भी आईसीसी गलत है। और अगर आईसीसी आपको ये कहता है कि जी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में चले जाते तो आप निकल जाए बीच से, आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा हक था, हम बिल्कुल उस पे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। और आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए, और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे। दुनिया की जितनी भी टीम्स है सब आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, दुनिया की सारी टीमें, देखे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है। ये लोग तो, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड जब एक दफा पहले आई थी, एक ईमेल उनको रिसीव हुई थी या जाली मेल थी, उसमें भाग गए थे। ये तो मेलों में भाग जाते हैं, इनको सिक्योरिटी का इतना मसला होता है। ये टीमें 2-2 दफा आ चुकी हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? उसके बाद क्रिकेट बोर्ड या
बातें भी चली कि जी आप आए, खेलें और निकलें। इतनी ऑफर्स दी जा रही हैं कि भाई आप आए और चले जाएं। लेकिन बात ये है कि देखिए, इनका मसला ये नहीं है। ये अगर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हालात खराब है, हम नहीं आते, मैं चैलेंज करता हूं बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आपको अगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, मैं बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं, बायलैटरल सीरीज आप किसी दूसरे वेन्यू में क्यों नहीं खेलते? आप थर्ड वेन्यू में क्यों नहीं खेलते बायलैटरल सीरीज जाके? वहां आपको कौन से हालात का मसला है? प्रॉब्लम ये नहीं। तनवीर साहब, ये जो इंडिया है वो तो नहीं कर सकता, कह सकता दहशतगर्दी, क्योंकि दहशतगर्द वो खुद है। मैं इंडिया, अमेरिका और कनाडा जो है उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है सर, देखें एक सवाल है इस पे, मैं इस पे जवाब अगर क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो हार से डरता है या पाकिस्तान दुश्मनी है? नहीं, एक तो देखें, हार की बात ही नहीं है। अगर दुश्मनी अगर वो समझता है तो मुझे नहीं पता वो क्या है, हो सकता है ये चीजें भी हो जो आपने बात की ना दहशतगर्दी की। देखिए, ये सबको पता है कि इंडिया के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं शोबिज के, उनको सीधी सीधी धमकियां मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो कनाडा के हालात, तनवीर अहमद साहब, आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है, वक्त कम हुआ, मगर बात ये कही है तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि वो अपनी सियासत का गंद जो है, इसमें माफ़ी चाहता हूँ इस लफ्ज़ के लिए, इसको क्रिकेट में न डालें। थोड़ी खुशियाँ रह गई हैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों के पास, इस पर क्रिकेट भी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत से अहम मौज़ूआत और भी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो हुई है आज, अमेरिका के जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है उन्होंने अथोराइज़ कर दिया है, अलाउ कर दिया है यूक्रेन को कि वो डीप इनसाइड मिसाइल्स इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के। और ये जाते जाते वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा दानिश्वर, बहुत हवाले उनके। कसूरी साहब, ये क्या है, इसे आप कैसे देखते हैं? हम तो लेम डक समझते हैं जो प्रेसिडेंट जा रहा हो, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट मौजूद हो, इतना बड़ा डिसीजन, हाउ डू यू लुक एट इट? और खुदा न खास्ता इस पर अमल का कोई खतरा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी इख्तलाफात इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी में हैं, वो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहुत बुरी तरह डिवाइडेड है। और इनका ये भी ख़तरा है, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या करंट एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनको ये भी ख़तरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, ये पॉसिबल है कि हर चीज़ को अगर रिवर्स ना करें तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से चलाएं। तो इसलिए उनको ख़ास तौर पर जो डर है वो यूक्रेन वॉर का है। यूक्रेन वॉर जो है वो अमेरिका ने क्यों की ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन उन दलील ये दी कि जनाब इन्होंने जो इलाका है एक अपना वो वापस ले लिया है जो यूक्रेन का था। हालांकि वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, लेकिन जो जवाज़ ये तो नहीं बनाया जा सकता कि रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन इसलिए रशियन ले लिया। रूस की दलील ये थी कि इन्होंने, हमने वॉर्सो पैक्ट को जब ख़त्म किया था और नेटो जो है लॉजिकल होना चाहिए था कि नेटो हमारे बॉर्डर्स की तरफ ना था, लेकिन हुआ ये कि बावजूद इसके कि इनको मसलन शुरू में जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी तो यही ख्याल था कि वो यूरोप के करीब हो जाएंगे, और जो पहले जो सदर थे उन्होंने भी यही कहा था और अमेरिका में भी यही ख्याल था। लेकिन फिर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो नेटो को रूस के बॉर्डर्स की तरफ लेके जाया जाएगा। तो जब आप रूस के बॉर्डर्स की तरफ लेके जाएंगे, आप इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं कि जो पुरानी रियासतें लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रही हैं और यूक्रेन भी था, उनको तो इन्होंने ऑलरेडी अपने साथ शामिल कर लिया लाटविया। तो अब इन्होंने एक रेड लाइन अपनी तरफ से रशिया ने बनाई थी। अब इन्होंने फ़ैसला किया नेटो ने अमेरिकन लीडरशिप में कि वो वहाँ जाएंगे और एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे। यानी एग्ज़ाम्पल क्या था कि जी कोई मुल्क एग्रेशन के ज़रिए टेरिटरी नहीं ले सकता। वैसे तो नोबल एग्ज़ाम्पल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं लेना चाहिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो कोई मुल्क कब्ज़ा भी करता है, जंग ख़त्म होती है तो छोड़ देता है।
तो अब लेकिन उसमें एक हिस्सा कहानी का सुनाया जा रहा है, दूसरा हिस्सा नहीं सुनाया जाता कि भाई मकसद ये था कि रूस को जो उसका माजी में एक उसका स्टेटस रहा है यूरोप में, यूरेशियन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी उसकी टेरिटरी अभी भी है सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, उसको एक मकाम नीचा दर्जा लेके जाने के जो कि मकसद इनका था, और वो एक उसका हिस्ट्री उसकी बेसिस है। अगर अब हिस्ट्री में जाएं तो पिछली सदी में आप देखेंगे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और ज़ारिस्ट इंपीरियलिज्म, उसके बाद कम्युनिस्ट आ गए, उससे पहले इनका आपस में क्लैश था। तो कई दफ़ा हिस्टोरिकल मेमोरीज इस नौयत की होती हैं कि वो एंटी रशियन जो इनकी सर मेरा सवाल ट्रंप की जो तैनातियां हैं, हालिया तैनातियां, उन पर है। ट्रंप जो तैनातियां कर रहे हैं वो बड़ी अजीब सी हैं, जिसमें उन्होंने रॉबियो और वाल्टर्स और इसमें उन्होंने तुलसी कबाड़ को जो है वो तैनात कर दिया है, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ है और पाकिस्तान मुखालिफ उनकी सरगर्मियाँ रही हैं। आप क्या देखते हैं कि ऐसी तैनातियों से पाकिस्तान और पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं वो कैसे मुस्तकबिल में देख रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और जो है यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात इस वक्त बिल्कुल ट्रांजैक्शनल हैं, वो नहीं रहे जो कि 41 साल रहे हैं या 40 से ज़्यादा साल। आपका सोवियत यूनियन जब तक था वजूद में तो उसकी जो अंडर बैली उसे कहा जाता था वो पाकिस्तान, ईरान, शाह ईरान का जो ईरान था और तुर्की थे, और ये हलीफ भी थे आपस में, और ये वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न रियासतें समझी जाती थी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो तो उसको मोस्ट एलाइड एलाई कहा जाता था। वो साउथ ईस्ट एशिया में भी, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, तो साउथ ईस्ट एशिया में सियाटो में भी थे, सेंटो में, बगदाद पैक्ट में, तो हमें कहा जाता था कि हम मोस्ट एलाइड एलाई हैं। लेकिन वो ना तो वो मामलात रहे, अब उनका हदफ जो है बुनियादी तौर पर चाइना है और वो शिफ्ट करना चाहते हैं चाइना। ये प्रोसेस शुरू हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के नीचे जो था कि पिवट टू द ईस्ट। अब उसमें मसला ये आ गया है कि रूस को पे जो इन्होंने ये स्टैंड लिया है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ये जाते जाते जो अब ये कर रहे हैं आप, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, मैं उसको पहले को ख़त्म कर हाँ, वो उस पे बात ये ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप का। जी मैं ख़त्म तो कर लूँ उसे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है, इनका प्रेसिडेंट बाइडन का, क्योंकि अब हर बंदा, हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के आने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ बदले जाएँ। इसीलिए रूस ने बड़ा ज़बरदस्त हमला आज किया है, और रूस का मकसद है कि उनकी जितनी पावर ग्रिड है उसे मफलूज कर दिया जाए सर्दी आने से पहले, ताकि और ज़्यादा तकलीफ़ हो और जो है इनको कंपेल किया जाए यूक्रेन को कि वो किसी पीस टॉक्स की तरफ आए। इसी तरह प्रेसिडेंट बाइडन ने भी यह फ़ैसला किया कि वो अब जाते जाते ये करते जाएंगे कि ट्रंप के लिए भी मुश्किलात थोड़ी सी पैदा करें, लेकिन ज़्यादा मकसद यह है कि जो वो यूक्रेन को फ़ायदा उठा सकता है उठा ले। हालांकि मेरे ख़्याल में यूक्रेन के मफाद में नहीं, क्योंकि ये तो 1.5-2 महीने की बहार है इनकी। इसके बाद जो पॉलिसी आएगी यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। अगर इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा मामलात जंग की तरफ बढ़ गए। अब आपका पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे थे, तो नौयत हमारी स्ट्रेटिजिक तो अब नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि हम स्ट्रेटिजिक एलाई ना अमेरिका हमें बनाना चाहता है, ना हम बन सकते हैं चाइना के ख़िलाफ़। और वो क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि उसका हलीफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान और अमेरिका के एक ही किस्म के मफादात हैं कि चीन की राइस को रोकना, चीन के ख़िलाफ़ बंद बनाना। तो पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बन ही नहीं सकता, इसलिए हमारी रिलेशनशिप ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल है। और वो अब जो ज़्यादा रहेगी, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो लिमिटेड होगी। अमेरिकन एड तो को ख़ास आती नहीं पाकिस्तान में। सर एक और बड़ा अहम बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर इनसाइड आप आते हैं मेरे शहरों में और अलाउ करते हैं और नेटो पर्सनल आके यूज़ करते हैं वो वेपन्स, तो यूरोप के और तमाम नेटो जो है वो मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। डू यू थिंक थिंग्स गोइंग टू दैट लेवल कसूरी साहब? देखिए, बात यूँ है कि आपने देखा होगा कि जर्मनी के चांसलर ने
अगले दिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है फ़ोन पे, जिस पे बहुत तिलमिलाया है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन को ये नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद यूरोप में ऑलरेडी दो किस्म की सोच हो गई है। एक तो जो पार्टियां राइज कर रही हैं, राइट विंग की हैं, वो रूस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि कई तो प्रो रशिया हैं उससे। पहले तो सिर्फ जो उन थे एक दो ममालिक ऐसे थे, लेकिन जो अब बहुत सी फ्रांस में, जर्मनी में भी जो पार्टीज़ राइज कर रही हैं राइट की, ऑस्ट्रिया में, ये सारी राइट विंग पार्टीज़ हैं। एक तो इमिग्रेंट्स के मामले पे ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि मज़ीद इमिग्रेशन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये रूस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि कई रूस के साथ ताल्लुकात अपनी बेहतर करना चाहती हैं। एस्केलेट हो सकता है, लेकिन उसमें जो बेहतरी है वो यह है कि 1.5-2 महीने में ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोशिश करेंगे कि इसको आगे ना बढ़ने दें। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है लेकिन कि सर 1.5-2 महीने जो हैं इसमें यूक्रेन जंग तो है वो तो बढ़ गई, वो तो पहले से ज़्यादा जो है वो हमला हो गया, बड़ा हमला हो गया। क्या आप ये भी देख रहे हैं कि इन 1.5-2 महीनों में मशरक़ वस्ता में जो कि इजराइल हमले कर रहा है गज़ा पे या लबनान पे, वो भी बढ़ेंगे? जब आप उनकी बात अभी कर रहे थे ना कि जो इन्होंने अपनी कैबिनेट के लिए लोग जिनको चूज़ किए हैं, जो कैबिनेट की इनकी पिक्स हैं, इनकी गवर्नमेंट की जो पिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल हैं और हैरत अंगेज़ हद तक प्रो इज़राइल है। यानी कि लगी लिपटी भी नहीं रखते, कम अज़ कम चाहे उसको मुनाफिकाना समझें, जो मर्ज़ी समझे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बातें ये नहीं करती थी कि जो ये कर रहे हैं, मसलन मार्को रूबियो ने जो बात की है कि पूरा मोरलेस उन्होंने कह दिया कि इज़राइल जो चाहे करे और उसका राइट है कि वो करे। और अगर उनसे सवाल भी किया गया कि जी बच्चे भी वहाँ मर रहे हैं उसमें, तो उनका उसकी भी जिम्मेदार हमास है। मतलब ज़ीरो सिंपैथी, तो सारी वन साइडेड है जितनी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बंदे लिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए, कम अज़ कम जो मुसलमान आबादी है वहाँ की बड़ी डिसअपॉइंटेड है इस वक्त, जिन्होंने ट्रंप को वोट दिए थे, जिस किस्म के इन्होंने अपनी कैबिनेट के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चूज़ किए हैं, और वो समझते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है और वो बिज़नेस की डील्स की तरह करते हैं। ये बंदे तो उन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं इसराइल को खुश करने के लिए और इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए अमेरिका में, जिन्होंने इनको इलेक्शन में सपोर्ट किया था। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, जो ऑयल रिच स्टेट्स हैं इस इलाके की, वो टोटली उनके ख़िलाफ़ ना हो जाएं, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तो अच्छी खासी आबादी भी अपनी है। तो वो इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर नहीं रिलेशनशिप कायम करेंगे डिप्लोमेटिक सऊदी इसके साथ इज़राइल के, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया था अब्राहम अकॉर्ड्स का। तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, जिसमें सऊदी अरेबिया और इज़राइल की नॉर्मलाइजेशन शामिल है। तो अगर सऊदी अरेबिया इज़राइल की नॉर्मलाइजेशन अभी भी उनका एक हदफ है, जो कि मेरा ख्याल है होगी, और फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक बिजनेसमैन है और उनको ज़्यादा अगर बिजनेस के भी इंटरेस्ट देखें तो वो सऊदियों से और इमरातियों से ज़्यादा है। नेतन्याहू से ने क्या मिलेगा, बल्कि वो तो उधर खर्ची करना पड़ेगा। और उसको दो तरीके देख। एक और चीज़, आई डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, एक हमला हुआ है जो उनके फौजी ने खुद नेतन्याहू के घर पे रिटायर्ड फौजी ने किया है। तो डू यू थिंक कि ये जो इंटरनल उसकी अनपॉपुलैरिटी है, ये कैन लीड टू सम काइंड ऑफ पीस अकॉर्ड? पॉपुलैरिटी नहीं है तो अनपॉपुलर, सॉरी अनपॉपुलैरिटी, आई एम सॉरी, पॉपुलर हुए हैं। अनपॉपुलैरिटी, जी हाँ, अनपॉपुलैरिटी बहुत थी। पहले इन्होंने इनका जुडिशरी से झगड़ा था, सारी डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा था, ये सेटलमेंट के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थे। बहुत सी आबादी, जो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी स्टेट जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि दुनिया के यहूदी आके आबाद हों, वहाँ से 50 लाख यहूदी जो हैं वो निकल गए हैं।
जब से जंग शुरू हुई है। इससे बड़ा उनके मुंह में थप्पड़ क्या हो सकता है कि, और वो भी नौजवान लोग गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी, और 50 लाख अगर 7 मिलियन आबादी हो, 50 लाख निकल जाए अब तो फारिग हो जाएंगे। और बेस्ट उनके जो टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं, नौजवान निकल रहे हैं, और जो अमेरिका से आते थे वो भी आने बंद हो गए हैं। लेकिन सर अगर नेतन्याहू का हाथ नहीं रोका जाता, जो कि अमेरिका में जो तैनातियां हुई हैं वो भी प्रो इजराइल हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि इजराइल आगे बढ़ेगा बजाय इसके जंग रोके। देखिए इजराइल, पहली बात तो ये इजराइल तो ये कहा जा रहा है ये तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि बावजूद उसके कि तबाही मचा दी है इजराइल ने, लेकिन हमास अभी भी वहाँ लड़ रही है। और मैं हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो उनके कई टैंक्स भी तबाह हुए हैं। हिजबुल्लाह ये जो अब हमले कर रहे हैं, कल भी स्कूल पे हमला किया इन्होंने, इजराइलियों ने, वो कहते ही हैं कि जी हम पे हमले होते हैं। अब मुझे नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन वो जो मलबा बन गया है, मलबा जो इन्होंने बनाया है वो एक किस्म का, जो अभी भी लड़ने को तैयार हैं लोग वहाँ, उनके लिए एक किस्म की शील्ड हो गई है। और वो जो टनल्स हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए और मलबा ऊपर से आके गिर गया है, तो वो तो वहाँ अभी भी फाइटिंग हो रही है। तो अगर तो ये जंग जारी रही तो फिर मैं समझता हूँ ट्रंप बहुत अनपॉपुलैरिटी का बाइस बनेगा इनका। जो है अभी ये छोटी बहुत इनको जो एडवांटेज हुआ था नेतन्याहू को पब्लिक ओपिनियन में, वो ये कि लग रहा था कि ख़ास तौर पे जो इन्होंने उनको जब से इन्होंने वॉकी टॉकीज तबाह की हैं उनके, और ये लग रहा था कि जी बड़ी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप डेसिमेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अब लग ये रहा है कि अगर ये जंग ख़त्म ना हुई, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो चाहते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स वाली पॉलिसी चले, और जो अमीर अरब हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर। और अमीर अरब जो हैं, कई लोग तो बड़े सिनिकली कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने बिजनेस इंटरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप टावर मॉस्को में बनेगा, तो बहुत लोग ये भी समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने चाहे अमेरिका का बढ़ाना हो या अपना बढ़ाना हो, वो तो ज़्यादा सऊदियों और अमीरात। जब भी आपसे बात होती है, बात रोकने को दिल नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रांटिंग इंटरव्यू टू अस ऑन दीज वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इशूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और ये दुनिया किस तरह एक बार फिर ख़तरात जो हैं मंडलाते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।